ऑलराइट, तो लेट स्टार्ट द क्लास देन, है ना, चालू करते हैं अगर स्क्रीन विजिबल है सबको तो। ठीक है, तो जैसा कि बता रहा था, हम इसमें मेनली जो टॉपिक्स पढ़ते हैं बच्चों, वो होते हैं एक तो वो होता है एक तो थर्मल एक्सपेंशन। पता है कैलोरीमेट्री, है ना। और इसी का पार्ट हम ले लेते हैं हीट ट्रांसफर को भी। हीट ट्रांसफर भी आपका इसी का पार्ट ले लेते हैं, जो कि एक सेपरेट चैप्टर है, बट आप इसको कंसिडर कर सकते हो कि हाँ ठीक है, एक ही पार्ट है। ठीक है, तो ये हम रिवाइज करने वाले हैं आज। बेसिक बेसिक इनका आइडिया ले लेंगे कि इन पे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उनको कैसे टैकल करना है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर्स बहुत बड़े हैं और इंडिविजुअली जैसे याद आ रहा है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में केसेस बनते थे, है ना, स्फेयर के केस में कैलकुलेट कर रहे हो, एक लाइन चार्ज पे कैलकुलेट कर रहे हो, है ना, बहुत सारे अलग अलग केसेस में आप निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते थे, है ना। सेम चीज आपने मैग्नेटिज्म में भी देखी थी कि बहुत अलग अलग टोरॉइड बन रहा है, सोलेनॉइड बन रहा है ना, अलग अलग लाइन चार्ज पे कभी निकाल रहे हो, पैरेलल वाइड्स में निकाल रहे हो, बहुत सारे केसेस बनते थे, राइट। तो इस चैप्टर में भी केसेस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे केसेस बनते हैं मतलब, लेकिन हम क्या डिस्कस करेंगे, हम मेन मेन चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत सारे केसेस हम डिस्कस नहीं करेंगे। आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बेसिस पे आपको पता करना है कि भाई हाँ कौन कौन से केसेस हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और सवाल भी बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बनता है। बहुत ज्यादा डेप्थ में इस टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं बनता है, नीट नहीं बनाता है। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है इस टॉपिक को, जैसे कि मैं बता चुका हूँ पहले, है ना। तो चलो बात कर लेते हैं यार एक बार जल्दी से, क्या क्या चीजें समझ सकते हैं इस टॉपिक पे। टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर स्केल तुमको पता है ऑलरेडी कि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए आपको बहुत सारे स्केल्स होते हैं, है ना, जो आपको हेल्प करते हैं टेम्परेचर बताने में। जैसे कि आपको पता है एक सबसे जो फेमस स्केल्स है वो तो सेल्सियस हो गया या केल्विन हो गया, ये दोनों तुमने पढ़े हुए हैं, है ना। आपने फॉरेन फ़ारेनहाइट भी पढ़ा हुआ है, लेकिन अधिकतर आपने देखा होगा क्वेश्चंस जो आते हैं वो सेल्सियस या केल्विन पे आते हैं, राइट। कभी कभी कुछ क्वेश्चन में फ़ारेनहाइट भी दिया हुआ होता है, उसका यूज कर लिया जाता है टू फाइंड द कन्वर्जन। ठीक है, टू फाइंड द आंसर इन सेल्सियस और केल्विन। और एक और स्केल होता है रूमर स्केल। ठीक है, ये भी टेम्परेचर ही बताता है, लेकिन जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस नहीं बनते रूमर पे अभी तक, तो सच कोई सिग्निफिकेंट क्वेश्चन आया नहीं, तो अभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन बनेंगे सेल्सियस और केल्विन पे। फ़ारेनहाइट का यूज आ सकता है, तो उसका एक छोटा सा कन्वर्जन का फॉर्मूला है जो तुमने डेफिनेटली पढ़ा होगा पहले भी, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है बस, और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है, इसमें मैं थोड़ी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर्मूला आया कैसे है मैं बता दूंगा, लेकिन फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या होता है, एफ इक्वल्स टू 9/5 टाइम्स सी प्लस 32। ये आपको कन्वर्जन दे रहा है फ़ारेनहाइट का सेल्सियस के साथ में। अब तुमको ये बात तो पता ही है कि भाई 273 केल्विन होते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे 273 केल्विन होते हैं, पता है ना सबको, ये 273 ऐड करना होता है हमको बस, है ना, जैसे जैसे डिग्री सेल्सियस में हम डिग्री सेल्सियस से केल्विन में निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो 273.15 केल्विन आप ऐड या माइनस करके अकॉर्डिंगली आंसर निकाल पाओगे सेल्सियस से केल्विन में। दिक्कत कहाँ आती है, फ़ारेनहाइट में पूछ लिया, दिया हुआ है सेल्सियस में, वहां पे दिक्कत आएगी। तो उसमें क्या करोगे, ये फॉर्मूला यूज करोगे, 9/5 टाइम्स सी, यानी सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर दे रखा है वो, प्लस 32 आपको ऐड करना है। कहां से आया ये, दो पॉइंट्स होते हैं, एक तो होता है आपका वेपर पॉइंट, एक होता है आइस पॉइंट। अब तुमको ये सेल्सियस में तो सबको पता है कि सर जनरली हमने देखा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ जमने लग जाती है, आइस पॉइंट बोल देते हैं उसको। और 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर्स बनने लगते हैं सर, तो उसको बोल देते हैं वेपर पॉइंट, है ना, ये पता है आपको। लेकिन अगर दूसरे स्केल्स के टर्म्स में पूछ ले तो क्या करोगे, तो जैसे कि आपको बोल दिया कि भाई 0 डिग्री सेल्सियस था 273 केल्विन के बराबर, 100 डिग्री सेल्सियस था 373 के बराबर। अब अगर तुम्हारे केल्विन वाले स्केल में चेंज किया और पूछ लिया कि सेल्सियस में आंसर बताओ, तो वो कन्वर्जन कैसे आएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो भी रीडिंग आ रही है ना इस वाले में और इस वाले में, अब वो भले अलग अलग आ रही है, लेकिन उनके बीच का ये रिलेशन हमेशा सेम रहता है, विच इज कि आपकी जो भी रीडिंग आई है माइनस द आईपी डिवाइडेड बाय वीपी माइनस आईपी, यानी कि आइस पॉइंट रीडिंग से माइनस करोगे और डिवाइड करोगे इससे माइनस करके इसको, ये कांस्टेंट रहता है। क्योंकि हमने दो पॉइंट रेफरेंस में ले लिए बेटा, एक तो आइस पॉइंट और एक वेपर पॉइंट, वो तो हमारा कांस्टेंट है, हमको पता है कि 0 डिग्री पे ही बर्फ जमनी है और 100 डिग्री पे ही वेपर बनना है। तो अब तुम
कितना ही वैल्यू में चेंज कर दो, ये 2 पॉइंट तो आप ले सकते हो अपने टर्मिनल पे, है ना, कांस्टेंट ले सकते हो, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो इनके रेफरेंस में हम बोलते हैं कि ये पूरा जो वैल्यू है ये कांस्टेंट रहता है। ये इसका बेसिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, तुमको कुछ भी याद नहीं रखना है सब। You just need to remember the formula which is put it in the box. F equals to 9/5 times C plus 32. बस ये याद रखना। आगे चलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं। अब थर्मल एक्सपेंशन पे क्वेश्चंस जो बनते हैं आपके, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे अगर आपको बस एक चीज पता रही। थर्मल एक्सपेंशन वैसे क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा होगा, है ना, कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, आपका कोई भी बॉडी जो है, कोई भी डायमेंशन जो है वो चेंज हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है ना, चेंज हो रहा है उसकी डायमेंशन में, यानी कि लेंथ में चेंज हो सकता है, एरिया में चेंज हो सकता है, वॉल्यूम में चेंज हो सकता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब एक्सपेंशन की अगर आप बात कर रहे हो तो टेम्परेचर राइज कर रहा है, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें वो क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑलवेज इंक्रीजेस इफ द टेम्परेचर राइजेस। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको तुम टेम्परेचर बढ़ा के अगर आप उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, जैसे कि ये पेन है, अब इस पेन के अराउंड तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस बॉडी का टेम्परेचर तुमने बढ़ा दिया, तो इसके हर 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस जो है ना, दूरी जो है, जो पहले थी उसके कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है जो आपको याद रखनी है। इसी कॉन्सेप्ट पे 3 तरीके एक्सपेंशन हम पढ़ते हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल या एरियल एक्सपेंशन, या वॉल्यूम एक्सपेंशन। नाम से ही समझ में आ रहा है, लीनियर एक्सपेंशन मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आ गया है ना, ऑब्जेक्ट की लेंथ में चेंज आ गया है। ऑब्वियसली क्यों आया है? क्योंकि आपने क्योंकि आपने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ा दिया है, इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इसकी लेंथ में एक्सपेंशन आ गया है, चेंज आ गया है। उसको लिखते कैसे? डेल्टा एल इक्वल्स टू इनिशियल लेंथ टाइम्स अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा एल यानी चेंज इन लेंथ, कितनी लेंथ चेंज हुई है, एल आई यानी इनिशियल लेंथ, ये थी आपकी एल आई। अल्फा इज द कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ठीक है, अल्फा बेसिकली बताता है कि भाई कितना एक्सपेंशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द एनी स्पेसिफिक मटेरियल। ठीक है, डेल्टा टी इज ऑब्वियसली द टेम्परेचर चेंज, इनिशियल फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल डेल्टा टी का वैल्यू। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि फाइनल लेंथ पूछ लेते हैं, चेंज नहीं पूछते, फाइनल लेंथ पूछ लेते हैं कि अब कितनी हो गई। तो उसको कैसे लिखोगे, एल आई टाइम्स 1 + अल्फा डेल्टा टी। ये दोनों चीजें, कंफ्यूज नहीं होना है इन दोनों चीजों, दोनों को याद रखना है आपको। ये आपको बता रहा है चेंज इन लेंथ, ये आपको बता रहा है फाइनल लेंथ, और इसी को रीअरेंज करके ये आया है, कहीं और से नहीं आया ये। ठीक है, तो आई होप ये सबको याद होगा, पहले से वैसे पता होगा, और यूज करना उसको तुमको आता होगा। नहीं नहीं, ये भी आता है तो आपको अब याद रखना है। ठीक है, चलो। सेम तरीके से लीनियर की तरह एरियल और वॉल्यूम एक्सपेंशन भी हो सकता है। अगर एरिया में चेंज आ रहा है तो डेल्टा ए टाइम्स ए आई बीटा डेल्टा टी हो जाएगा। अब इसमें अल्फा तो लेंगे नहीं हम, क्योंकि अल्फा तो स्पेसिफिकली लीनियर एक्सपेंशन का कोफिशिएंट था। तो फिर एरियल एक्सपेंशन का, या एरिया में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसका कोफिशिएंट हम कुछ और ले लेते हैं, विच इज बीटा, जिसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन। बीटा और अल्फा का सिंपल सा रिलेशन है, बीटा इज 2 टाइम्स अल्फा। सिंस अल्फा इज अ लीनियर डायमेंशन और एरिया जनरली माना जाता है कि एक लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करके डायमेंशन आता है, तो इसलिए बीटा को बोल दिया जाता है कि वो 2 टाइम्स अल्फा है। सेम तरीके से वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला बन जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा वो भी आपको, डेल्टा वी इक्वल्स टू वी आई गामा डेल्टा टी। और ये जो गामा है आपका, ये होगा 3 टाइम्स अल्फा, क्योंकि वॉल्यूम में 3 बार आपका 3 डायमेंशन को आप देखा जाता है आपका, है ना, जिसका मल्टीप्लीकेशन आप लेते हो, ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा गामा का रेशियो क्या होता है, 1:2:3। आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन डेंसिटी। टेम्परेचर बढ़ाया तो अभी तक तुमने देखा कि डायमेंशन चेंज हो रहे थे, तुम्हारा लेंथ चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज हो गया, तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी तो चेंज होती होगी, डेंसिटी पे भी फर्क पड़ता होगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो डेंसिटी इनिशियल थी, लेट से एम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, फाइनल हो गई एम अपॉन वी एफ। तो उसको तुम वी एफ को, फाइनल वॉल्यूम को, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज आया ना भाई, लेट से मास सेम था, टेम्परेचर बढ़ाया तुमने, मास सेम था, लेकिन वॉल्यूम में तो चेंज आया है। अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो डेंसिटी में भी चेंज आएगा। तो सिंस आपको पता है, आप वी एफ को क्या लिख सकते हो यहाँ से, वी आई टाइम्स 1 + गामा डेल्टा टी, इसको यहाँ पुट करो, एंड दैट वुड बी योर
the relation between final and initial density which is pf equals to pi upon 1 plus gamma delta t। अब ये जो रिलेशन आया है इसको ऐसे याद रखेंगे, ये कंडीशनल है पर जनरली इसी कंडीशन पे क्वेश्चन आते हैं। ये कंडीशन क्या होगी कि भाई गामा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी हो 1 से, अगर कंपेयर करोगे ना 1 प्लस गामा डेल्टा टी लिखा हुआ है अगर, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये जो क्वांटिटी है इसकी वैल्यू अगर इससे बहुत छोटी हुई तो नेग्लेक्ट कर देंगे इसको। तो इस पे जब तुम लगाओगे एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले है ना, मैथ्स में होते हैं ना बायनोमियल एक्सपेंशन, तो वो तुमने जब इस पे अप्लाई किया तो तुमको जो आंसर मिला, एक फॉर्मूला मिला, वो ये मिला। तो ये याद रखना है। ऑब्वियसली कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि गामा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी थी 1 से, इसलिए आप ले पाए हुए फॉर्मूला, पर ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फाइनल डेंसिटी इक्वल्स टू इनिशियल डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ठीक है, सब वैल्यूज तुम्हें पता है क्या क्या होती है। आगे चलते हैं। नाउ सॉरी, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो एनोमलस एक्सपेंशन मतलब अजीब अजीब जो बिहेवियर शो कर रहा है ना, एनोमलस बिहेवियर, उसके बारे में बात हो रही। होता क्या है, जब 1 ग्राम ऑफ वाटर को देखा जाता है, उसकी वॉल्यूम को स्टडी किया जाता है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर में राइज होता है, यहाँ पे लेट से तुमने 0 डिग्री सेल्सियस पे देखा, ये कुछ 1.001 या 1.00 बोल लो 105 के बराबर था लेट से, ठीक है, 2 से कम था मतलब। जैसे ही तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, इसका वॉल्यूम कम होने लगा, वॉल्यूम में ड्रॉप आने लगा लिक्विड के, वाटर के। 4 डिग्री सेल्सियस तक तुमने देखा कि ये बिल्कुल कम हो गया, मिनिमम वॉल्यूम हो गई इसकी। ये पॉइंट क्या है, मिनिमम वॉल्यूम वाला। और जैसे ही तुमने और टेम्परेचर बढ़ाया, अब तुम्हारे वॉल्यूम वॉल्यूम में एक्सपेंशन चालू हो गया। तो 4 डिग्री सेल्सियस के बाद इस वाटर ने अपना वॉल्यूम एकदम से बढ़ाना चालू किया और 4 तक आते आते बिल्कुल कम कर दिया। अब वॉल्यूम सबसे कम हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी फॉर सेम अमाउंट ऑफ वाटर, अगर 1 ग्राम वाटर ले रखा है तो। ठीक है, तो ये जो बिहेवियर है ना, यही रीजन होता है कि आइस की डेंसिटी एकदम से बढ़ जाती है इनिशियली। और सबसे पहले सरफेस, कोल्ड वेदर में सबसे पहले सरफेस पे बर्फ जमने लगती है। तुमने नोटिस भी किया होगा, है ना, कि जो सरफेस होती है आपकी लेक की, बिल्कुल ठंडी जगह पे पहले उस पे बर्फ जमने लगती है ना, आइस जमने लगती है। व्हेन दैट कवर्स इनटू आइस, फिर आपका नीचे का पानी भी बर्फ, उस पे भी बर्फ जमने लगती है ना। इनिशियली नीचे वाटर नहीं आपका वो होता सॉलिडिफाई, आइस नहीं बनता है इनिशियल, केवल ऊपर लेयर बनती है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, क्योंकि आपका पानी जो है वो एनोमलस बिहेवियर शो कर रहा है, कभी उसका वॉल्यूम कम हो रहा है इनिशियली, फिर एक पॉइंट के बाद बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये रीजन है कि आपका पूरा एकदम से आइस नहीं बन रहा है, केवल टॉप सरफेस बन रहा है। ठीक है, बाकी और भी इसके कारण होते हैं, लेकिन रीजन मेनली यही होता है। आगे चलते हैं, एक्सपेंशन की बात करते हैं कुछ अलग केसेस में जिसपे सवाल बन सकते हैं। जैसे कि आपको एक ये कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट दे दिया, अब इट कैन बी एनीथिंग, ये एक डिस्क का फॉर्म भी हो सकता है, ये एक स्फेयर का फॉर्म भी हो सकता है। लेट से ये सबसे पहले डिस्क था ना, 2D बोल दो या डिस्क बोल दो। अब इस डिस्क में तुमने कैविटी बना रखी थी R रेडियस की, इसका था तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा। तुमने बढ़ाया टेम्परेचर डेल्टा टी से, तो तुमको अगर ऐसा लगता है कि ये कैविटी छोटी होनी चाहिए, कि सर ये सब बड़ा हो रहा है सर, ये डिस्क बड़ी होगी, अब एक्सपेंशन होगा इसमें, तो ये तो छोटा होना चाहिए सर, ये कैविटी तो छोटी हो जाएगी क्योंकि हमारा बढ़ रहा है ये। तो ऐसा नहीं होता, आपकी कैविटी भी क्या होगी, आपकी कैविटी भी बढ़ेगी, यानी रेडियस भी अब आपका टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमने एक सिंपल सा लॉजिक पढ़ा था सबसे पहले कि टेम्परेचर बढ़ने से कोई भी 2 पॉइंट के बीच की दूरी बढ़ती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाया है आपने, तो आपके कोई भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इन एनी ऑब्जेक्ट वो बढ़ेगी। तो ये रेडियस भी बढ़ेगा, तो फाइनल रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, आर टाइम्स वन प्लस अल्फा डेल्टा टी, अभी जो पढ़ा था लीनियर एक्सपेंशन। और एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर टाइम्स 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी। 2 अल्फा क्यों लिखा, क्योंकि बीटा यूज करते थे एरियल में, है ना, जो कि 2 अल्फा के बराबर होता था। आगे चलते हैं, अगर स्फेयर ले लिया 3D ऑब्जेक्ट और टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वॉल्यूम में तो सॉरी रेडियस में तो चेंज आएगा ही सही, लेकिन वॉल्यूम में भी आएगा। और वॉल्यूम के केस में क्या लेते हैं हम, वी फाइनल इक्वल्स टू वी इनिशियल मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी, और गामा क्या होता है 3 अल्फा। तो आई होप ये समझ में आ रहा होगा, अकॉर्डिंगली तुम एक्सपेंशन कर पाओगे। ठीक है, ये कैविटी की बात हो रही है बच्चा, कैविटी है ना, इसका रेडियस ये भी चेंज होगा। ठीक है, उसकी बात हो रही है।
अगर आपका कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके बीच में गैप है, डी डिस्टेंस का गैप है मान लो, तुमने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ये गैप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, डी भी क्या होगा, बढ़ेगा, और जो फाइनल डी आएगा वो क्या आएगा, डी टाइम्स 1 + α ΔT, क्योंकि ये भी लीनियर एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देख सकते हो 2 पॉइंट के बीच की लेंथ बढ़ती है हमेशा। तो ये कुछ चीजें हैं, कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रखने हैं, कुछ केसेस हैं, मतलब फॉर्मूला तो आप समझ ही गए हो। आगे चलें, आगे चलें, कंसिडर करके चल रहा हूं मैं कि तुमको समझ में आ रही होगी चीजें ना। आगे चलते हैं। इफेक्ट्स ऑफ डेल्टा टी ऑन रॉड बिटवीन वॉल्स। अब तुमने क्या किया, एक रॉड रखी, उस रॉड को तुमने दोनों तरफ से क्या कर दिया, पैक कर दिया, फिक्स कर दिया ना, वॉल्स लगा दी लेट से। तो वॉल्स तो अब बढ़ेगी नहीं आगे, ऐसा तो नहीं वॉल्स को जो टक्कर मारी और वो वॉल तोड़ दी उसने, है ना, उस लेवल का हम थर्मल एक्सपेंशन नहीं देखते हैं जनरली। बाकी हो भी सकता है, ऐसा नहीं हो नहीं सकता है, बट अभी हम उस केस की बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपली बात करें कि वॉल्स इतनी मजबूत थी कि उसके बीच की जो रॉड है उसने उस वॉल को तोड़ के अंदर नहीं गई है वो, और उसका अगर होगा भी सही थर्मल एक्सपेंशन होगा भी सही, तो थर्मल एक्सपेंशन की जगह थर्मल कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन वॉल्स फिक्स रहेंगी अपनी जगह। तो ये रॉड का तुमने लेंथ ले लिया एल, एरिया ले लिया ए, और वाई क्या हो गया, यंग्स मॉड्यूलस, जो तुमने पढ़ा हुआ था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन पढ़ा था ना, वो हो गया ये यंग्स मॉड्यूलस वाई। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये रॉड कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगी वॉल पे, क्योंकि वो तो एक्सपेंड होना चाहती है ना भाई, टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्सपेंड होना चाहती है। तो एक्सपेंड होना चाहेगी अगर, तो आपका जो वॉल है वो एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा रिएक्शन में, है ना, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, एवरी फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, एवरी एक्शन। तो आपने इधर लगाया फोर्स वॉल पे, वॉल लगा रही अंदर की तरफ नॉर्मल फोर्स, जिसकी वजह से आपकी लेंथ में या डायमेंशन में इस रॉड की चेंजेस आएंगी। तो उस चेंज इन डायमेंशन को आप कैसे लिखते हो, डेल्टा एल इक्वल्स टू एल अल्फा डेल्टा टी, जो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो। डेल्टा एल क्या हो रहा है इसमें, इसमें डेल्टा एल कंप्रेशन भी हो सकता है, जो कि मोस्टली कंप्रेशन ही होगा, ठीक है, तो कंप्रेशन भी हो सकता है, और कंप्रेशन किसकी वजह से हो रहा है, बाई एन, एन इज द नॉर्मल फोर्स जो कि आपका वॉल अप्लाई कर रहा है। अब इसमें क्वेश्चन जो बनता है वो मोस्टली बनता है थर्मल स्ट्रेस पे, कि थर्मल स्ट्रेस कितना आ रहा होगा इसमें, इस रॉड में। तो कैसे लिखोगे भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है यंग्स मॉड्यूलस, तो तुमको स्ट्रेस निकालने के लिए क्या लिख देना है, सीधे यंग्स मॉड्यूलस से मल्टीप्लाई कर देना है डेल्टा एल बाय एल को, और डेल्टा एल निकालना तुमने अभी अभी सीखा है लीनियर एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से, डेल्टा एल इक्वल्स टू होता है एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस करो, आंसर आ जाएगा वाई अल्फा डेल्टा टी। तो इस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करे होंगे आपने, थर्मल स्ट्रेस निकलवा लेते हैं कभी कभी, ठीक है। आगे चलते हैं, कैलोरीमेट्री स्टार्ट करते हैं। कैलोरीमेट्री इज बेसिकली द ब्रांच विच डील्स विद द हीट एक्सचेंज। तो अभी आप बात कर रहे थे एक इंडिविजुअल मटेरियल की, यानी कि आपने हीट दी, ले ली, कुछ भी करा, लेकिन एक मटेरियल, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे आप बात कर रहे थे। अब हम बात करेंगे हीट एक्सचेंज की, कि एक ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट अगर पास पास है, कांटेक्ट में है, तो उनके बीच में जो हीट है वो कैसे एक्सचेंज होती है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो कैलोरीमेट्री जब हम कैलोरीमेट्री पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली हम क्या रहते हैं कि भाई आपका कोई हीट लॉस नहीं हो रहा सराउंडिंग में, क्योंकि अगर हो रहा है तो ना कैलकुलेशन को थोड़ा डिफिकल्ट बना देता है। तो अभी हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं इस पर्टिकुलर केस में कि भाई आपका कोई हीट लॉस नहीं हो रहा। आपने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट ले लिए ए और बी, लेट से दो लिक्विड्स थे, लिक्विड नंबर ए, लिक्विड नंबर बी। इनिशियल टेम्परेचर दोनों का था T1 और T2। ध्यान से सुनना है इस पूरे एक्सपेरिमेंट को, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इनिशियल टेम्परेचर ए का था T1, बी का था T2। तुमने इनिशियली T1 को बढ़ा रखा T2 से। ऑब्वियसली बात है, दोनों के बीच में हीट में या टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से ही तो हीट ट्रांसफर होगी, बहुत ही ऑब्वियस ही बात है। तो T1 का टेम्परेचर ज्यादा था, T2 का कम था। अब तुमको पता है हाई से लो फ्लो करेगा, तो T1 से T2 की तरफ एक हीट जाएगी डेल्टा क्यू, है ना, हीट डिफरेंस या हीट एक्सचेंज होगा। अब सिंस तुमने अज्यूम किया हुआ है कि कोई भी हीट सराउंडिंग में तो नहीं जा रहा है, तो ए क्या करेगा, बी का टेम्परेचर राइज कर देगा, ए और बी मिल गए अब,
भाई हीट एक्सचेंज जैसे तो ही है, तुमने ए लिक्विड लिया जिसका टेम्परेचर T1 था, बी लिक्विड लिया जिसका टेम्परेचर T2 था, दोनों को मिला दिया। अब दोनों को मिला दिया तो भाई ए से बी में हीट फ्लो करेगी। कब तक करेगी? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। ये पढ़ चुके हैं हम पहले भी। थर्मल इक्विलिब्रियम आने तक फ्लो करेगी। थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, तो एक आपका हीट फ्लो बंद हो जाएगा। कब तक होगा लेकिन? तब तक जब तक कि ए और बी का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए ने जितना हीट लूज किया है, द हीट लॉस बाय ए शुड बी इक्वल टू हीट गेन बाय बी, क्योंकि सराउंडिंग में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हुई है, कोई लॉस नहीं हुआ है। तो ऑब्वियसली हीट एनर्जी है, एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। एक्सटर्नल सोर्सेज नहीं है, अगर एक्सटर्नल इफेक्ट्स नहीं है उसके ऊपर, तो ए ने जितना लूज किया उतना बी ने गेन कर लिया। इसको लिखते कैसे ये देखते हैं। ए जो था आपका, उसने जो हीट लूज किया है उसको कैसे लिखोगे? एम एस डेल्टा टी। दिस इज द हीट डिफरेंस या हीट चेंज, एम एस डेल्टा टी। इसमें एम ए हो गया आपका मास ऑफ ए, जितना भी ए का मास था। एस हो गया आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी आपका हो गया है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर में हमने टी माइनस T1 की जगह T1 माइनस टी लिखा है। ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि T1 आपका बड़ा था T2 से। तो लेट से यहाँ पे 100 डिग्री था, यहाँ पे आपका था 50 डिग्री, और दोनों ने हीट एक्सचेंज करी। तो हीट एक्सचेंज हुई जब तक कि दोनों का कंबाइंड टेम्परेचर 70 हो गया। ध्यान से समझना इस चीज को। तो 100 तो ज्यादा था ना 70 से, T1 बड़ा था। ये एक फाइनल टेम्परेचर होगा दोनों का कॉम्बिनेशन का। तो 100 में से तो माइनस करोगे 70 को, क्योंकि 100 तो बड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम? T1 माइनस टी। सिमिलरली ये बराबर हो जाएगा एम बी इंटू एस बी के मल्टीप्लाई बाई टी माइनस T2, क्योंकि अब टी बड़ा है, क्योंकि T2 वाले टेम्परेचर का जो ऑब्जेक्ट है उसमें गेन हुआ है टेम्परेचर का। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे टी माइनस T2। टी क्या है समझ में आ ही गया होगा, फाइनल टेम्परेचर है। और एस क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यानी किसी भी मास एम का अगर डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाना है, चेंज करना है टेम्परेचर में डेल्टा टी का, तो आपको डेल्टा क्यू हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ये बताता है आपका एस। क्या बताता है? किसी भी मास एम का, कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास एम है, लिक्विड सॉलिड कुछ भी है, इसका मास एम है। ठीक है, सॉलिड ले लिया जैसे, या तुमने लिक्विड ले लिया, उसके मतलब उसका टेम्परेचर अगर आपको चेंज करना है डेल्टा टी से, तो आपको डेल्टा क्यू हीट देनी पड़ेगी। ये आपको बताता है एस, उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं इसको। जूल पर किलोग्राम सेल्सियस या कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस में इसका यूनिट होता है। ऑल्सो ये कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल्स। ठीक है, काम आ जाएगा आपके। अब होता है कई बार एस दिया हुआ होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई होती है आपके सब्सटेंस की, लेकिन कई बार नहीं देते हैं। कई बार आपको हीट कैपेसिटी दे देते हैं, केवल ओनली हीट कैपेसिटी। देखा होगा आपने, एम सी डेल्टा टी फॉर्मूला बनता है फिर इस केस में। डेल्टा क्यू क्या बनता है? एम सी डेल्टा टी। तो ये जो सी है वो क्या है? हीट कैपेसिटी। इसका क्या रिलेशन होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से? इट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एस। ये याद रखना। हो सकता है कई बार एस ना दे, सी दे दे, तो फिर आपको डेल्टा क्यू क्या लिखना है? सी डेल्टा टी। ठीक है, एम एस डेल्टा टी की तरह क्या लिख दोगे आप? सी डेल्टा टी, क्योंकि सी क्या है? ऑलरेडी एम एस। दिस इज योर डेल्टा क्यू, है ना, हीट एक्सचेंज। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं फेस ट्रांसफॉर्मेशन की। अभी तक हम बात कर रहे थे सॉलिड्स की। ठीक है, सॉलिड या लिक्विड में अगर हम हीट एक्सचेंज की बात कर रहे हैं तो क्या होगा। अब बात करते हैं हम फेस ट्रांसफर की, यानी कि आपका सॉलिड से लिक्विड बन गया है, या फिर लिक्विड से वेपर बन गया है ना। बेसिकली आपने फेज चेंज कर दिया है ना, फेज चेंज कर दिया। पहले से हमने ए और बी दोनों लिक्विड लिए थे, दोनों को मिला दिया, तो एम एस डेल्टा टी यूज कर रहे हैं हम। ध्यान से समझना इस चीज को। ए और बी दोनों लिक्विड थे या दोनों सॉलिड थे, तुमने दोनों को कांटेक्ट में लाया, उसमें हीट का एक्सचेंज हुआ, लेकिन फेज का चेंज नहीं हुआ। पहले भी सॉलिड थे, बाद में भी सॉलिड है, पहले भी लिक्विड थे, बाद में भी लिक्विड है। अभी फेज ट्रांसफॉर्मेशन में हम फेज चेंज कर दे रहे हैं, यानी कि पहले सॉलिड था अब लिक्विड कर दिया, या फिर पहले लिक्विड था और अब क्या हो गया है? वेपर बन गया है। ठीक है, तो उस केस में जो हीट चेंज होता है या हीट रिक्वायर्ड होता है
फेज चेंज करने के लिए उसको बोलते हैं डेल्टा क्यू इक्वल्स टू एम इंटू एल। और एल क्या होता है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलते हैं एल। ये अलग अलग हो जाता है, जैसे अगर वेपराइजेशन की बात कर रहे हैं तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, या जो भी सिचुएशन है आपकी, है ना, उस हिसाब से, मतलब जो भी फेज चेंज हो रहा है उस हिसाब से लेटेंट हीट होता है। लेकिन लेटेंट हीट यूज कब करेंगे? जब फेज चेंज हो रहा हो, ये याद रखना। इसका यूनिट होता है जूल पर केजी या कैलोरी पर ग्राम। बात कर लेते हैं किन किन केसेस में होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड में जाना, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड का वेपर बन जाना। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जब बोलेंगे तो एल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी होता है क्यू अपॉन एम, हीट अपॉन मास। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी होता है हीट अपॉन मास। ठीक है, एल बी और एल एफ इनकी वैल्यूज दी हुई होंगी सवाल में। अब इसमें डिस्कस करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि आइस के लिए जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है वो होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, ये याद रखना है सबको। यानी 1 ग्राम पे 80 कैलोरी हीट आपको सप्लाई करनी पड़ेगी, या फिर आपका बॉडी लूज करेगा। कैसे करेगा, कैसे समझते हैं इसको? बाय लूजिंग 80 कैलोरी 1 ग्राम ऑफ वाटर चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब तुमको ये पता होना चाहिए कि पानी जो है वो बर्फ बनता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वाटर कन्वर्ट्स इनटू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है हमारा ऑलरेडी और तुम्हारे पास वाटर था, तो वो वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, कब होगा? जब 80 कैलोरी हीट लूज कर देगा। दोबारा बोल रहा हूँ, 1 ग्राम पानी रखा हुआ है कहीं पे तुम्हारे पास, तुमने आसपास का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस कर दिया, लेट से तुम उसको ले गए किसी ठंडी जगह पे, है ना, और उस जगह पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था लेट से। तो अगर आपका पानी 80 कैलोरी हीट लूज कर देता है तो वो बर्फ में कन्वर्ट हो सकता है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब अगर आइस है ऑलरेडी 1 ग्राम ऑफ आइस और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है, तो अगर तुमने उसको प्रोवाइड कर दिया 80 कैलोरी हीट, तो वो आइस वाटर में कन्वर्ट हो सकती है। क्या ये बात समझ में आती है सबको? दोनों चीजें, दोनों केसेस समझ में आते हैं कि आइस से वाटर और वाटर से आइस, दोनों केस में हमें 80 कैलोरी हीट ही चाहिए, चाहे वो सप्लाई करनी हो या हमें मिल रही हो वापस। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आइस के लिए कितना होता है? 80 कैलोरी पर ग्राम। क्या ये बात समझ में आई सबको? हाँ या ना बोलो भाई जल्दी, यस या नो। तुम सुन भी रहे हो? साक्षी, अंशिका, सना, आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब ये है कि स्टीम बन रही है। तो स्टीम कब बनेगी? 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे रखा हुआ है कहीं पे, और अगर तुमने उसको 540 कैलोरी हीट सप्लाई कर दी, और अगर तुमने 1 ग्राम पानी को 540 कैलोरी सप्लाई कर दी, कितने टेम्परेचर पे? 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। ऐसा नहीं 50 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस पे तुम सप्लाई करोगे तो वो स्टीम बन जाएगा, नहीं। क्योंकि स्टीम बनता ही कब है? वेपर कब बनता है? 100 पे बनता है, तो तुमको उतना टेम्परेचर तो देना पड़ेगा। लेकिन हीट नहीं थी उसके पास, टेम्परेचर तो था, हीट नहीं थी। तुमने क्या किया? 1 ग्राम लिया पानी, उसको 540 कैलोरी हीट दे दी, तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो गया। और इसी चीज को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन फॉर स्टीम। इसका वैल्यू होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो लेटेंट हीट का मतलब समझ में आ रहा होगा अब सबको, है ना? एक पर्टिकुलर मास के लिए कितना हीट चाहिए टू चेंज द फेज, उस चीज को बोलते हैं लेटेंट हीट। समझ में आया सबको? अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूरा जो चल रहा है ना फेज चेंज वाला गेम, इस टाइम पे आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। जब भी फेज चेंज हो रहा होगा ना, लिक्विड से वाटर वेपर बन रहा होगा या सॉलिड से लिक्विड बन रहा होगा, उस टाइम पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इनिशियल और फाइनल की बात नहीं कर रहा, उस दौरान जब बदल रहा है तब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ड्यूरिंग फेज चेंज। ठीक है, तो इस ग्राफ से समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है ये। यहाँ पे आप देख सकते हो हमने ग्राफ बनाया है टेम्परेचर वर्सेस हीट का। तो जैसे भी अभी आपने डिस्कस किया कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है फेज चेंज पे,
तो हम इस ग्राफ को अगर ध्यान से देखें बच्चों, तो तुमको दिख रहा होगा कि दो ऐसे केसेस बन रहे हैं। एक तो बीसी दिख रहा है सबको, बीसी वाला केस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एक डीई वाला केस जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, इनिशियली बीसी पे तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ये मेल्ट हो रहा है यानी। और डीई में क्या हो रहा है, ये लिक्विड आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो होगा क्या कि ए पॉइंट पे रखा होगा लेट से आपका -T1 टेम्परेचर पे आपका कोई ऑब्जेक्ट था, आइस बना हुआ था, बर्फ बना हुआ था, -T था, -5 डिग्री सेल्सियस है, मान लो -10 डिग्री सेल्सियस है, तुम बैठे हुए हो कहीं पे बहुत ठंडी जगह पे, है ना, मनाली वनाली चले गए तुम बिल्कुल सर्दियों में, ये तुम ऑलरेडी वहां रहते हो, जो भी केस है आपका, और -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रखा है। तो मान लो बर्फ जमी हुई है -10 डिग्री सेल्सियस पे। अब तुम्हारा टारगेट क्या है, तुम्हारा टारगेट है कि तुम उस आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करना चाहते हो, और फिर उस वाटर को वेपर में भी कन्वर्ट करना चाहते हो। तो तुमको ये बात क्लियर है कि तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। तुमने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया किसी भी ऑब्जेक्ट का, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने में जो टेम्परेचर चेंज किया तुमने हीट देके, वो किया है -T1 से T2। यानी इनिशियली -T1 था, लेट से -10 डिग्री सेल्सियस था, तुम उसको ले आए हो लेट से 5 डिग्री सेल्सियस पे या 10 डिग्री सेल्सियस पे। कैसे, हीट देके। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हीट भी सप्लाई हो रही है, यानी हीट की वैल्यू भी बढ़ रही है। तो ये फेज चेंज हुआ क्या, नहीं, फेज चेंज अभी नहीं हुआ है। ठीक है, आपका T2 का जो भी वैल्यू है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं हम उसको, मेल्टिंग पॉइंट ले रहे हैं। ठीक है, वो कितना था, 0 था, 2 था, 5 था, 10 था, हमें नहीं पता। मेल्टिंग पॉइंट जो भी है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हम ले रहे हैं T2। ठीक है, तो फेस चेंज अभी नहीं हुआ है, अभी भी आइस ही है तुम्हारी, ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प मिलेगी। अभी भी आइस ही है, लेकिन बी पॉइंट पे आने के बाद, टेम्परेचर T2 अटेन होने के बाद, अब जब तुम उस पे हीट सप्लाई करोगे, और वो तुम्हें क्या करेगी, फेज चेंज करके देगी, यानी अब आइस से वाटर में कन्वर्ट होने का टाइम आ चुका है। और ये कब हो रहा है पूरा गेम, ये प्रोसेस कब हो रहा है, बी सी में, बी से सी में। तो इस दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर में चेंज नहीं आना चाहिए, क्योंकि हीट जो तुम दे रहे हो, ध्यान से सुनना इस बात को, जो तुम हीट सप्लाई कर रहे हो वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं रहा है, वो फेज चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि आपका ए बी जो है, ए से बी, ये है आपका सॉलिड वाला फेज। T2 आपने बोल दिया मेल्टिंग पॉइंट है, तो आपका बी से सी जाने में फेज चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सी पॉइंट पे आ गए, लिक्विड बन चुका है, सॉलिड लिक्विड बन चुका है, बर्फ पानी बन चुका है, आइस इज नाउ कन्वर्टेड टू वाटर। Q2 तुमने हीट दे चुके हो तुम, अब तुम और हीट बढ़ा रहे हो, Q2 से Q3 जा रहे हो। तो ये जब हीट बढ़ाओगे तो अब टेम्परेचर राइज करेगा। सी डी फेज जो है वो लिक्विड फेज है, यानी कि सी डी जो आपका टाइम है, प्रोसेस है, उसमें आपका वाटर चल रहा है, अब आइस नहीं है, अब वाटर है, और उसका टेम्परेचर बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। डी पॉइंट पे आने के बाद अब टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि एक और फेज चेंज का टाइम आ चुका है। और डीई में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, आपका क्या होने लगेगा, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने, क्योंकि T3 आपने अचीव कर लिया है टेम्परेचर, और ये है आपका बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट तुम अटेन कर लोगे, वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। अगेन डीई के टाइम पे टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि फेस चेंज हो रहा है। ई पॉइंट पे आते आते वेपर में कन्वर्ट हो चुका है, और अब तुम और हीट दोगे तो ये वेपर की भी हीट बढ़ती रहेगी, सॉरी टेम्परेचर बढ़ता रहेगा। तो ये ग्राफ समझ में आया क्या सबको बच्चों, ये पूरा ग्राफ समझ में आया, ए से लेकर एफ तक कैसे चेंजेस आ रहे हैं पूरे आपके सब्सटेंस में। जल्दी बताओ यार, हाँ या ना, बताओ तो, बोलो जल्दी से। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो आप, और अगर समझ में आया तो यू नीड टू टेल मी कि सर आ गया है समझ में। ऐसे क्लास में बैठने की तुम्हें वो थोड़ी दी है किसी ने कंडीशन कि बैठना ही है। बेटा अगर रिप्लाई नहीं करोगे मैं क्लास बंद कर दूंगा यहीं पे, मुझे कोई जरूरत नहीं है क्लास आगे कंटिन्यू करने की, मुझे कोई मजा भी नहीं आ रहा है तुम्हें पढ़ाने में। ठीक है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू द क्लास तो आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, हाँ या ना में। ठीक है, आप जा सकते हो, वरना जा क्या सकते हो, मैं खुद ही निकाल दूंगा क्लास से आपको।
अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे अगले 2 सवालों का भी, जो भी मैं पूछता हूँ, तो मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, और आप खुद भी निकल सकते हो। आई वुड बी मोर देन हैप्पी। ठीक है, अगर आपको चुप बैठना है तो क्लास में। हीट ट्रांसफर की बात करते हैं। कैलोरीमेट्री के लिए इतना इन्फॉर्मेशन काफी था, बाकी आप सवाल जब करोगे तो आपको समझ में आने लगेगी अपने आप। ठीक है, हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर का सिंपल सा मतलब है कि अभी जो हमने हीट एक्सचेंज की बात करी, वो आपको केवल किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ाने में पड़ी जा रही थी, या उसका डायमेंशन चेंज करने में पड़ी जा रही थी, या फेस चेंज करने में पड़ी जा रही थी। अब हम उस प्रोसेस को समझ रहे हैं जो कि एक्चुअली वो सब कर रहा है। यानी कि अगर फेस चेंज हो रहा है तो कैसे हो रहा है, फेस चेंज हो रहा है तो हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है, अगर आपका किसी ऑब्जेक्ट का डायमेंशन चेंज हो रहा है तो हीट ट्रांसफर कैसे हो रही है ना, या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अब हम उस चीज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो होता है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर जनरली आपने देखा होगा 3 तरह से करते हो आप: कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन यानी आपने दो पार्टिकल्स को, दो ऑब्जेक्ट्स को मिला दिया है, ठीक है, जिसमें कि आपको मीडियम की जरूरत है। ठीक है, नो पार्टिकल ट्रांसफर, पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं हुआ है, केवल हीट का ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, क्योंकि आप कंडक्शन का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है हीट से। जो ट्रांसफर हो रहा है ना हीट का, वो कांटेक्ट में है। एक दो ऑब्जेक्ट में अगर हीट ट्रांसफर हो रहा है, दोनों कांटेक्ट में है आपस में। ठीक है, तो पार्टिकल ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ये केवल हीट ट्रांसफर हो रहा है। एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं और उससे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। आगे चलते हैं। कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मीडियम चाहिए, कंडक्शन में मीडियम चाहिए। वैसे तो कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए हमें, मीडियम मीडियम के कैसे ट्रांसफर करोगे कंडक्शन में भी। ठीक है, कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए, यानी कि एयर हो गया जैसे एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है ना। हीट ट्रांसफर करना, कहीं पे आग जल रही है साइड में, अब तो उसकी गर्मी तुम्हें भी फील होती है ना। कहीं पे अगर फायर लाइट हो रखी है, कहीं पे आग जल रही है, तो उसकी गर्मी तुम्हें भी फील होती है थोड़ी सी। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू एयर। तो उसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, इसमें पार्टिकल ट्रांसफर होते हैं, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पे ट्रांसफर हुआ, दूसरे पार्टिकल से तीसरे पे ट्रांसफर हुआ, और पार्टिकल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है। तो वहां का जो एयर मॉलिक्यूल था, लेट से गैस मॉलिक्यूल था, लेट से वहां पे वो गैस मॉलिक्यूल आगे आया है हीट लेके, दैट इज प्रोवाइडिंग द हीट आगे। ठीक है, रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। रेडिएशन में कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, इसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जैसे कंडक्शन में भी मीडियम चाहिए था, कन्वेक्शन में भी मीडियम चाहिए था। कंडक्शन कब हो रहा है? जब टच हो रखे हैं, दो सर्फेसेस कांटेक्ट में है। कन्वेक्शन में सर्फेसेस कांटेक्ट में नहीं है, एयर के थ्रू हो रहा है, किसी मीडियम के थ्रू हो रहा है। रेडिएशन में आपको न तो मीडियम चाहिए, ना आपका कोई पार्टिकल ऐसे उड़ते हुए आ रहा है आपके पास, है ना, कोई भी ऐसे पार्टिकल का ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। वो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है ना, कोई मीडियम की जरूरत नहीं है तुम्हें। यानी कि जहां पे मीडियम नहीं है वहां पे भी हीट ट्रांसफर हो सकती है थ्रू रेडिएशंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है वो सब तुमने पढ़ी हुई है पहले, उस चीज को हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, इसको इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। थर्मल कंडक्शन की बात करते हैं बच्चों। थर्मल कंडक्शन हम जनरली पढ़ते हैं हीट करंट से। तो अब किस चीज को कैसे निकालते हैं मैं वो बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है। नोट्स मैंने दे रखे हैं, तुम नोट्स से रिवाइज कर लेना इसको। थर्मल कंडक्शन पे क्वेश्चन आएगा, तुम्हें बोलेगा कि T1 टेम्परेचर है एक एंड का। लेट से एक रॉड ले लिया तुमने, उसका एक एंड है T1 टेम्परेचर पे, दूसरा एंड है T2 टेम्परेचर पे। ऑब्वियस सी बात है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो हीट करंट है जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो कैसे निकालोगे, हीट करंट कैसे निकालोगे। तो अगर T1 T2 से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो करंट का डायरेक्शन होगा हीट करंट का, वो T1 से T2 की तरफ होगा। और इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों? dQ/dt। यानी कि हर एक यूनिट टाइम पे कितना हीट आपका ट्रांसफर हुआ है या चेंज हुआ है, उसको बोलते हैं हीट करंट, dQ/dt। इसको निकालते कैसे हैं? K मल्टीप्लाई बाय A टाइम्स T1 - T2 अपॉन L। K क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी। T1 - T2 पता ही है आपको, टेम्परेचर में चेंज है। लेंथ है आपकी पूरी, L है लेंथ। ठीक है, जूल पर सेकंड में आपका हीट करंट निकलता है, ये याद रखना। थर्मल कंडक्टिविटी का भी यूनिट याद रखना, इस पे भी सवाल बन सकता है। ठीक है, एनालॉजी विद ओम्स लॉ। अब आप जैसे कि देखते हो कि भाई ओम्स लॉ भी आपका यही होता था, एक पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होता था, एक लो पोटेंशियल होता था, और अक्रॉस दीज टू पोटेंशियल, बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट फ्लो करता था आई अक्रॉस आर रजिस्टर, जिसको आप लिख देते थे V1 - V2 अपॉन आर। तो सेम चीज हो रही है यहाँ पे, के ए टाइम्स T1 - T2 अपॉन एल।
ठीक है, आप इन दोनों में एक एनालॉजी डिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, चलो भाई, इसमें थर्मल रेजिस्टेंस होता है जैसे, वैसे इसमें क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। आगे चलते हैं। अब देखो इसमें कुछ केसेस हैं, ये सारे केसेस जो मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए, तो उसको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था ना जंक्शन लॉ, उसी तरीके से यहाँ पे भी ये चीजें यूज होती हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे किसी पॉइंट पे टी टेम्परेचर है जंक्शन पे, तीन रॉड ली तुमने, तीनों रॉड पे अलग अलग टेम्परेचर लिया और तीनों को मिला दिया, तो अब हीट ट्रांसफर होगा, तुम्हें पता है, क्योंकि तीनों का टेम्परेचर अलग अलग था। लेट्स इसका था T1, इसका था T2, इसका था T3। अब जिसका ज्यादा होगा वहां से हीट ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा, थर्मल करंट बनने लगेगा। तो तुमने अज्यूम कर लिया कि जो तो आपका टी टेम्परेचर था ये सबसे ज्यादा था, आपने अज्यूम कर लिया, तो आपने डायरेक्शन बताई करंट की कि टी से T1 जाएगा, टी से T2 भी जाएगा और T3 भी जाएगा। लेंथ और कांस्टेंट, कौन सा कांस्टेंट, थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है तुमको। अब तुमको पता है कि तीनों का समेशन जीरो आना चाहिए। जंक्शन लॉ पढ़ा था आपने, सेम चीज हीट पे भी वैलिड होगी, एनर्जी है क्योंकि ये भी। तो I1 + I2 + I3 आपका होना चाहिए बराबर जीरो। तो आप इसको लिख सकते हो T - T1/R1 प्लस T - T2/R2 प्लस T - T3/R3। आर क्या है आपका इसमें, थर्मल रेजिस्टेंस, L/K से इसको डिनोट करते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे, आपकी R1, R2 और R3 की वैल्यू आ जाएगी, यानी थर्मल रेजिस्टेंस आ जाएगा तीनों रॉड्स के लिए। तो इस तरह के कुछ केसेस बनते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आफ्टर रीडिंग दीज नोट्स। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन नोट्स पढ़ के समझ में आ जाएगा तुम्हें, तो एक बार पढ़ जरूर लें। ठीक है भाई, चलो, तो मैं ये स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी सेम चीज है, इसमें आपको एक सीरीज में और पैरेलल में, जैसे आप उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में करते थे, वो ही सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो उसको रीड आउट कर लेना। एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं बच्चों, वेन्स डिस्प्लेसमेंट कर्व या वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, क्योंकि इस पे सवाल बनते हैं। ये बेसिकली एक डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जिसमें आप देखते हो अलग अलग वेवलेंथ्स निकलती हैं। इसी टेम्परेचर टी पे कोई बॉडी जो है वो अलग वेवलेंथ्स एमिट कर रहा है अलग अलग, तो उसका रिलेशन बताता है बेसिकली आपको ये। ठीक है, तो आप देख देख सकते हो यहाँ पे कि आपका लेमडा एम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, या फिर लेमडा एम मल्टीप्लाई बाई टी आप बोल सकते हो बराबर होता है बी के, और बी होता है आपका वीन्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 2.8 × 10⁻³ यानी कि अलग अलग टेम्परेचर पे बहुत सारी वेवलेंस एमिट होती है। तो ये जो वेवलेंस एमिटेड है इनका रिलेशन बता रहा है ये कर्व आप। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो, T2 बड़ा है T1 से, T1 ये रहा, T2 ये रहा। तो आप देख सकते हो कि लेमडा M2 जो है वो छोटा होगा लेमडा M1 से, है ना। मीन वेवलेंथ ली हमने, मीडियन वेवलेंथ बोल दो उसको, या मीन वेवलेंथ बोल दो, ये मीडियन वेवलेंथ जो है इनका रिलेशन उल्टा होगा। अगर T2 बड़ा है T1 से तो लेमडा M2 छोटा होगा लेमडा M1 से। क्वेश्चन करेंगे इस पे, उससे समझेंगे। बाकी ये ग्राफ आपको याद रखना है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं थोड़े, क्योंकि फॉर्मूला तो हम पढ़ लेंगे, मतलब पढ़ लिया है हमने ऑलरेडी बहुत सारे, और आप थोड़े बहुत फॉर्मूला एक बार रिवाइज खुद से भी कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन करोगे तभी समझ में आएंगे कि फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़िए सब लोग और आंसर कीजिए। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये तो हीट का क्वेश्चन भी नहीं है, दिस इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इफ यू नो हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाएगा। Amount of elastic potential energy per unit volume of steel wire of length 100 centimeter to stretch it by 1 mm is how much? यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दे रखी है, तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होती क्या है। बता देता हूं मैं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि तुमने रिवाइज करा होगा जो मैंने आपको पढ़ाया था मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स।
तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। बहुत बढ़िया, वेरी गुड रागिनी। सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाफ इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेस से। ठीक है, ये इनके बीच में रिलेशनशिप होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी होता है ये। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट में जो स्ट्रेस और स्ट्रेन आ रहा है उसकी वजह से जो एक एनर्जी कंट्रीब्यूट होती है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, चैट में आंसर करेंगे जिसका भी आएगा। आया किसी का? बताओ भाई। एक बात बताओ, क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते? सी ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं। क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों, दैट दिस विल बी इक्वल टू हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस टाइम स्ट्रेन का स्क्वायर? बोलिए भाई। आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है ना, मतलब निकालना है, सॉरी। तो आप कैसे निकालोगे? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब तुमको स्ट्रेस तो दिया हुआ नहीं, तुमको दिया हुआ यंग्स मॉड्यूलस। लेकिन यंग्स मॉड्यूलस होता क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही तो होता है। अरे हाँ ना बोलो भाई। यंग्स मॉड्यूलस होता क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? स्ट्रेन मल्टीप्लाई बाय यंग्स मॉड्यूलस। तो यही तो लिखा है बेटा यहाँ पे, है ना। अब देखो, तुमको y की वैल्यू दी हुई है यंग्स मॉड्यूलस की, तुमको पुट करनी है। ये हो जाएगी आपकी 2 × 10⁻11। मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन का मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन एल, यही होता है ना। क्या हो जाएगा ये? 1 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ कितनी दे रखी है? 100। लेकिन ये भी क्या है? सेंटीमीटर में, तो इसको भी 10⁻² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका होल स्क्वायर। समझ में आया ना? 1 mm को लिखा है 1 × 10⁻³ इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁵ डी ऑप्शन। इसमें कोई डाउट है बच्चों? समझ में आया ये कैसे करा? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला करो। लेंथ बतानी है एल्यूमिनियम रॉड की। The copper rod of 88 centimeter and aluminum rod of unknown length have their increase in length independent of increase in temperature. कॉपर रॉड थी 88 सेंटीमीटर की, राइट। सबसे पहले तो फॉर्मूला लिखो, कैसे लिखते हैं हम? थर्मल एक्सपेंशन जब पढ़ रहे थे हम, तो हमने लेंथ के चेंज को पढ़ा था, इंक्रीज इन लेंथ पढ़ा था। अब ये बोल रहा है कि आपका जो रॉड है, कॉपर का रॉड इनिशियली और एल्यूमिनियम का रॉड,
दोनों की लेंथ में इंक्रीज तो आ रहा है, राइट। तो कैसे लिखते थे इंक्रीज को हम? चलो इधर देखो, सॉल्व करते हैं इसको, इधर देखो। अभी आपने पढ़ा कि जो इंक्रीज होगा या चेंज होगा लेंथ में, उसको आप लिखते हो एल अल्फा डेल्टा टी। लिखते हो बच्चों ये? दैट इज योर चेंज इन लेंथ, ठीक है। इन केस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऐसे लिखते हो आप। अब ये बोल रहा है कि इसकी वजह से आगे जो आपका थर्मल एक्सपेंशन होगा, डेल्टा टी में जो चेंज आएगा, वो असर नहीं डाल रहा है, यानी टेम्परेचर का इंक्रीज नहीं डाल रहा है इफेक्ट आपकी लेंथ के इंक्रीज, ठीक है। इन केस ऑफ कॉपर एंड एल्यूमिनियम बोथ। तो जैसे जैसे आपका लेंथ इंक्रीज होगा दोनों रॉड्स में, कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों में, वो इंडिपेंडेंट होगा आपके टेम्परेचर इंक्रीज के, ठीक है। यानी कि सेम रहेगा, कॉपर और एल्यूमिनियम में डेल्टा टी सेम रहने वाला है। यही यही मतलब हुआ इसका। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर आप कॉपर की बात करो तो L1 अल्फा वन वो बराबर होना चाहिए L2 अल्फा टू के, क्योंकि डेल्टा टी तो सेम है ना दोनों का, डेल्टा टी विल बी सेम फॉर बोथ, इंडिपेंडेंट है ना टेम्परेचर के, तो क्योंकि तो लेंथ में चेंज आ रहा है लेकिन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो यहां से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना क्या है, एल्यूमिनियम का लेंथ निकालना है। एल्यूमिनियम का लेंथ निकालना है या L2 निकालना है, जो कि आपका कितना होगा, L1 अल्फा वन डिवाइडेड बाई अल्फा टू, L ऑफ कॉपर मल्टीप्लाई बाय अल्फा ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। यहां से आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, 88 सेंटीमीटर दे रखा था आपको। 88 सेंटीमीटर दे रखा है आपको, तो आपको मल्टीप्लाई करना है उसको अल्फा ऑफ कॉपर से डिवाइडेड बाय अल्फा ऑफ एल्यूमिनियम से, ठीक है। अल्फा यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गिवन होना चाहिए वैसे। चलो कोई ना, अल्फा आपको याद नहीं होगा कॉपर और एल्यूमिनियम का, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कॉपर की केस में होता है 1.7 इंटू 10 की पावर -5, उसमें मिल जाएगा, डो नॉट वरी। इस सवाल में नहीं दिया हुआ था, लेकिन घबराना नहीं है, उसमें मिल जाएगा तुमको। ऑल्दो इसकी टेबल है, बोलते भी हैं याद करने के लिए, लेकिन नहीं हो पाएगी आपसे याद, ठीक है। तो एक्सपेक्ट भी मत करना कि आपको याद रह जाएगी। तो आप पेपर में आएगा आपका, अल्फा दिया हुआ होगा, उसके बेसिस पे सॉल्व कर लेना। अभी मैं बता देता हूँ, कॉपर का अल्फा होता है 1.7 इंटू 10 की पावर -5, केल्विन टू द पावर -1 लिखते हैं इसको, है ना। और एल्यूमिनियम का अल्फा होता है 2.2 इंटू 10 की पावर -5, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आपको पुट करनी है यहाँ पे। एल की वैल्यू पुट करनी है, कितनी होगी एल की वैल्यू, 88। इसकी हम मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑप्शंस भी सेंटीमीटर में। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 68 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन, ठीक है भाई। बाकी तरीका समझ में आ गया होगा सबको कैसे करना है। आगे चलते हैं। ये कर लोगे तुम, सिमिलर ही क्वेश्चन है क्योंकि, इसको होमवर्क में ले लो। ये एक क्वेश्चन कर लो, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं तो नीट के फेवरेट होते हैं, टेम्परेचर स्केल्स के चेंजेस पे आते हैं जो, ठीक है। इसको सॉल्व करके आंसर बताओ।
आंसर आया क्या बच्चों? किसी का आंसर आया इस पे? ₹40 आंसर है। बहुत बढ़िया। ठीक है, अभी जो फॉर्मूला बताया था थोड़े टाइम पहले, रिवाइज जब कराया था, वो यूज करेंगे। क्या हो जाएगा ये? रिलेशन बिटवीन सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, कैसे लिखेंगे? C/100, ठीक है, C/100 इक्वल्स टू F-32 डिवाइडेड बाय 180। F जो आपको निकालना है फ़ारेनहाइट, मतलब जो दिया होगा आपको फ़ारेनहाइट का वैल्यू, ठीक है। C यानी कि सेल्सियस में जो निकलेगा कन्वर्जन। अब ये तुम्हारा वैल्यू जो आएगा, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका केवल कन्वर्जन है। क्वेश्चन तो आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर। भाई सेंटीग्रेड थर्मोमीटर में जो फॉल आएगा, अब वो आपको वो बताना है। जबकि यहां से जो आंसर आएगा सी का, वो फॉल नहीं होगा, वो तो सिंपली कन्वर्जन होगा। फॉल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जिस पॉइंट पे, जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होता है, विच इज 100 डिग्री सेल्सियस, उसमें से माइनस करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। एफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई? 140। दिस विल गो C/100 इक्वल्स टू 140 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ये आपका C दे देगा 100 इंटू दिस डिवाइडेड बाय 180। दिस विल गिव यू 60 डिग्री सेल्सियस। और ये पूछ रहा है फॉल, तो फॉल कितना आया होगा भाई? बॉइलिंग पॉइंट माइनस दिस C, जो वैल्यू आया आपका कन्वर्जन के बाद, आफ्टर कन्वर्जन। ठीक है, 140 को कन्वर्ट किया मैंने। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा 100 माइनस 60 विच इज 40 डिग्री सेल्सियस। एक बच्चे का आंसर निकला भी है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। हम्म, एक कैलोरीमेट्री पे भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन कैलोरीमेट्री पे भी कर लेते हैं। स्टीम है 100 डिग्री सेल्सियस पे, जो कि पास कर रहे हो तुम 20 ग्राम वाटर से। 20 ग्राम वाटर है 10 डिग्री सेल्सियस पे, स्टीम है 100 डिग्री पे। जब वाटर ने अक्वायर किया टेम्परेचर 80 डिग्री का, क्योंकि 80 डिग्री का टेम्परेचर अक्वायर कर सकता है वो, है ना। स्टीम तो थी 100 डिग्री पे, वाटर था 10 डिग्री पे, डिफरेंस है ना टेम्परेचर में। तो उसने क्या किया, 80 डिग्री टेम्परेचर अक्वायर कर लिया। तो जो मास ऑफ वाटर है वो कितना प्रेजेंट होगा, तुमको वैल्यूज दे रखी है सारी। 80 डिग्री टेम्परेचर अक्वायर करने के टाइम पे या करने के बाद कितना मास प्रेजेंट होगा वाटर का, आपको वो निकालना है। कैलोरीमेट्री के जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई करो यहाँ पे। क्या था प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का? कि जितना हीट लूज हुआ है, एक ने जितना हीट लूज किया है उतना दूसरे ने गेन कर लिया है। तो जितना स्टीम हीट लूज करेगा, उतना हीट गेन कौन करेगा? वाटर। ठीक है, तुमको क्या अज्यूम करना पड़ेगा इसमें? इसमें तुम्हें मास अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, कितना मास आपका स्टीम का था जो कि कन्वर्ट हुआ है वाटर में, क्योंकि वाटर का क्या दे रखा है तुम्हें? एक्वायर्ड टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस। हाँ, वाटर का बाद वाला मास तो दे रखा है तुम्हें कन्वर्जन के बाद। हुआ खो क्या रहा है यहाँ पे, एक बार मैं देखो ध्यान से समझा देता हूँ तुमको, समझ लो एक बार। स्टीम था आपके पास इनिशियली, स्टीम से कन्वर्ट हुआ है वाटर में। स्टीम था इनिशियली, इससे कन्वर्ट हुआ है वाटर में। तो कैसे कन्वर्ट हुआ होगा? कर रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ बेटा, सुन लो। कैसे कन्वर्ट हुआ होगा? पहले इसका फेस चेंज हुआ होगा, पहले इसका फेस चेंज हुआ होगा। फिर अभी भी और भी हीट होगी रिक्वायर्ड। तो उस हीट, वो कौन सी हीट है? MS∆T वाली। फेस चेंज वाली कौन सी है? M×L वाली। फेस चेंज होके वाटर बना, वाटर से भी फिर हीट पास हुई एक से दूसरे में। नहीं समझ में आया बात? जैसे हीट का तुम्हारा टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तो फेस चेंज हुआ, क्योंकि स्टीम से वाटर बनेगा। फिर वाटर का भी हीट ट्रांसफर हुआ दूसरे वाले वाटर में, जो कि 20 ग्राम वाटर दे रखा है ना तुमको।
समझ में आ रहा होगा सबको? ये दो चीजें हैं, एक तो स्टीम अलग है हमारे पास और एक वाटर अलग से रखा हुआ है कुछ और। तो अगर इन दोनों के बीच का हीट एक्सचेंज समझना है तो कैसे समझेंगे कि ये स्टीम पहले कन्वर्ट हुआ पानी में, फिर इस पानी का हीट इस दूसरे वाले पानी में एक्सचेंज हुआ, और हमको उस बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना है कि भाई कितना मास था इनिशियल वाले आपके पानी का या स्टीम का, वो निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे कि भाई जो पूरा ये हीट था चेंज होने में, फेस चेंज होने में जो लगा, या जो हीट एक्सचेंज करने में लगा, ये जो पूरा हीट था आपका जो भी लूज किया इस वाले पानी ने, वो इस वाले ने गेन कर लिया होगा। तो ये ही प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री होता भी है, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन बाय अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। कैसे लिखेंगे हम? हीट लॉस बाय स्टीम should be equal to heat gain by water। समझ में आया सबको? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना? इसको हम यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहले स्टीम को कन्वर्ट किया वाटर में, कैसे कन्वर्ट होगा? लेट्स से कि स्टीम का जो मास था वो था m डैश, और इसका जो वाटर का मास था वो तो दिया हुआ है 20 ग्राम्स। तो ये हीट लॉस कैलकुलेट करने के लिए पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा स्टीम को पानी में। कैसे करेंगे? मास m डैश मल्टीप्लाई बाय लेटेंट हीट। ये समझ में आया सबको? लेटेंट हीट यूज करते हैं ना हम जब फेस चेंज करते हैं, तो पढ़ा होगा आपको याद आ रहा होगा, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, है ना? तो क्या हो जाएगा, पहले तो m इंटू एल लिखेंगे, ये वो हीट है जो कि सप्लाई हुई होगी फेस चेंज करने में, या रिलीज हुई होगी फेस चेंज करने में। ठीक है, लेकिन ये वो वाली हीट है। लेकिन केवल यही हीट नहीं है लेफ्ट साइड में जो लिखेंगे हम, स्टीम ने केवल इतनी हीट लूज नहीं करी है, स्टीम को और हीट लूज करनी पड़ेगी ना, तभी तो वो एक्सचेंज कर पाएगा, हीट को एक्सचेंज कर पाएगा दूसरे वाटर पे, है ना? तो वो कैसे लिखते हैं हम? वो लिखते हैं हम एम एस डेल्टा टी से। आपको याद आ रहा होगा, टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट ट्रांसफर होती है, एक्सचेंज होती है, उसको कैसे लिखते हैं? एम एस डेल्टा टी से। और फेस चेंज होने में जो हीट एक्सचेंज होती है उसको कैसे लिखते हैं? एम इंटू एल से, मास इंटू लेटेंट हीट से। ये दोनों चीजें क्लियर है सबको? आप दोनों को क्लियर है दोनों चीजें? ठीक है, यस सर। कूल। तो अब राइट साइड में क्या लिखेंगे? हीट गेन बाय वाटर। तो इसके केस में भी क्या हो जाएगा? एम इंटू एस इंटू डेल्टा टी, क्योंकि इस वाले वाटर का भी तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हीट गेन हो रहा है, ये तो ऑलरेडी वाटर था, इसका फेस चेंज थोड़ी हुआ है जो इस साइड हम एमएल लिखेंगे, यहाँ थोड़ी लिखेंगे एमएल, क्योंकि ये तो पहले भी वाटर था बाद में भी वाटर है। ठीक है, चलो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, तो अब आपको बस वैल्यूज पुट करनी है। एम डैश आपको निकालना था बच्चों, यही तुमसे पूछा जा रहा था। बाकी सब चीजें तुम्हें दे रखी है, देखो लेटेंट हीट ऑफ स्टीम दे रखी है, तुमको याद भी होगी ये तो 540। ये कितना हो जाएगा? एम डैश इंटू 540 प्लस एम डैश इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर चेंज। तो 80 डिग्री सेल्सियस अक्वायर किया है उसने, तो 100 से पहले 80 गया होगा ये। भाई ये कॉमन टेम्परेचर पे आया ना, ये क्या बताया था मैंने? T1 से एक चीज तो जा रही है टी पे, फाइनल टेम्परेचर पे, और जिसका टेम्परेचर कम होगा T2 से, वो भी आ रही है टी पे। ध्यान से समझना इस चीज को, क्या बोला मैंने दोबारा? एक जिसका टेम्परेचर T1 ज्यादा होगा वो कम होके टी पे आया, और एक जिसका T2 टेम्परेचर कम होगा उसको मिली हीट गेन करी उसने, और वो भी कॉमन टेम्परेचर टी पे आया। क्या ये बात समझ में आई सबको? इस तरह से हीट एक्सचेंज होती है ना, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना भाई, कि एक बोलता है कि मैं तुम्हें दूंगा, दूसरा बोलता है कि ठीक है मैं आपसे ले लूंगा, और हम दोनों मिलके एक कॉमन पोजीशन पे आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन यूज इट। 100 माइनस 80 हो जाएगा डेल्टा टी इक्वल्स टू, इसका मास दे रखा है 20 ग्राम दूसरे पानी का, और इसका भी एस क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 मल्टीप्लाई बाय, अब इसका डेल्टा टी क्या होगा? ये T2 से T गया है तो फाइनल टेम्परेचर ज्यादा है, तो ये हो जाएगा T माइनस T2 विच इज 80 माइनस, इनिशियली कितने पे था ये? 10 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी। समझ में आई सबको इक्वेशन? समझ में आई इक्वेशन? तो इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, इसका आंसर आपका आएगा m डैश इक्वल टू 2.5 ग्राम्स। एम डैश निकालना था यहाँ पे बेसिकली हमें, एम डैश इक्वल टू 2.5 ग्राम्स,
और नेट मास ऑफ वाटर जो तुमसे पूछा जा रहा है, नेट मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा 2.5। तो ये इस वाले का आया, इनिशियल वाले का, और फाइनल वाले का 20 ग्राम ऑलरेडी था। टोटल कितना हो गया 22.5 ग्राम्स। ठीक है, टोटल पानी कितना हो गया भाई कन्वर्जन के बाद, हीट ट्रांसफर, हीट एक्सचेंज के बाद 22.5 ग्राम्स टोटल पानी बचा है आपके कंटेनर में। क्या ये सवाल समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वेन्स वाला जो हमने पढ़ा था, टेम्परेचर वाला जो कर्व पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन है, वो कर लेना, हो जाएगा तुमसे ग्राफ पढ़ने के बाद। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल हम ईएम वेव्स पढ़ेंगे, लेकिन आज जो पढ़ा है इस पे कुछ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लें हीट ट्रांसफर पर। ठीक है, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर पर। चलो भाई, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एवरीवन।